दोस्तों, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में रिचर्ड्स के मूल्य और संप्रेषण सिद्धांत के बारे में भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। हम यहाँ धीरे धीरे अलग अलग वीडियोज़ में काव्यशास्त्र के अलग अलग जो भी सिद्धांत हैं उन पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। रिचर्ड्स के मूल्य व संप्रेषण सिद्धांत के विवेचन में हम देखते हैं कि इलियट ने जिस नई समीक्षा का सूत्रपात किया था उसको सर्वलोकप्रिय बनाने का कार्य मनोवैज्ञानिक आलोचक आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स ने किया। उन्होंने कहा कि आज जब प्राचीन परंपराएं विनष्ट हो रही हैं, मूल्यों का विघटन हो रहा है, सभ्य समाज कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था बनाए रख सकता है। कॉलरिज के उपरांत इंग्लैंड में मौलिक चिंतकों तथा काव्यशास्त्रियों में रिचर्ड्स ही उल्लेखनीय हैं। उन्होंने मनोविज्ञान तथा बौद्धिकता की सहायता से कविता की सार्थकता तथा महत्ता के संबंध में नवीन तर्क प्रस्तुत किए। मूल्य सिद्धांत क्या है? रिचर्ड्स ने कविता के मूल्य पर विचार करते हुए कहा कि इसका मूल्य मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है, अर्थात जो कविता पाठक या श्रोता के मन को जितनी अधिक प्रभावित कर पाएगी, जिसमें संप्रेषणीयता जितनी अधिक होगी, उतनी ही उत्कृष्ट कहलाएगी। रिचर्ड्स के अनुसार कविता का मूल्य इस बात में है कि वह हमारे आवेगों में संगति और संतुलन स्थापित करे, अनुभूतियों के क्षेत्र को व्यापक बनाए। रिचर्ड्स मनोवेगों को दो रूपों में विभाजित करके देखते हैं। पहला अनुकूलेषणा, दूसरा प्रतिकूलेषणा। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत काव्य के प्रभाव व प्रयोजन के संबंध में स्थापित है। काव्य का प्रयोजन रिचर्ड्स की दृष्टि में एक ऐसी मन स्थिति उत्पन्न कर देना है जिसमें आवेगों का संतुलन होने के साथ साथ बाह्य क्रिया के लिए तत्परता उत्पन्न हो जाए। यानी जो आवेगों का संतुलन कर दे वो कविता, और आवेगों के संतुलन के बाद आप बाह्य क्रिया के लिए उन्मुख हो जाएं, उसी क्रिया को बाहर की दुनिया में संपन्न करने के लिए प्रेरित हों। रिचर्ड्स के समय वैज्ञानिक युग प्रचलित होने के कारण उन्होंने साहित्य तथा विज्ञान में अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कविता को बौद्धिक सत्य से जोड़कर रागात्मक एवं भावों का सृजन कविता में स्वीकार किया। इन्होंने विज्ञान को बाह्य जगत से जोड़ते हुए साहित्य को आंतरिक व्यवस्थाओं से जोड़ा। उनका कहना है कि कवि जिस विशिष्ट स्थिति का चित्र खींचता है उसे समझने के लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। रिचर्ड्स के लिए कल्पना को स्थान देना प्रमुख है और उसे मन की अन्य क्रियाओं के समान ही वे स्वीकार करते हैं। मन में कुछ आवेग सक्रिय हो जाने पर अन्य आवेग भी सक्रिय हो जाते हैं, उसे ही कल्पना माना है। रिचर्ड्स ने कल्पना के 6 भेद या अर्थ बतलाए हैं तथा इन कल्पनाओं में उसी को श्रेष्ठ माना जिसने विभिन्न विपरीत मनोवेगों तथा अनुभवों में व्यवस्था तथा संतुलन उपस्थित किया। सारांश यह है कि रिचर्ड्स कल्पना के 6 भेदों में से अंतिम भेद को सर्वोच्च मानते हैं, जो विपरीत एवं विस्वर गुणों में संतुलन स्थापित करती है। रिचर्ड्स की मुख्य चिंता कविता के संप्रेषणीयता को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कविता एवं पाठक के संबंध में विचार रखते हुए काव्यानुभूति की प्रकृति पर विचार किया। रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत की मूल स्थापना काव्यानुभूति एवं जीवनानुभूति में संबंधों को लेकर थी। इन दोनों में वे कोई भेद न करते हुए समान स्वीकार करते हैं। वे अधिक से अधिक इस बात पर जोर देते हैं कि कलानुभूति सामान्य अनुभवों की सूक्ष्मतर व्यवस्था होती है। यह भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण के निकट दिखाई पड़ती है। रिचर्ड्स ने काव्य भाषा पर अपने विचार को प्रकट करते हुए 2 रूपों में स्वीकार किया है। पहला तथ्यात्मक, दूसरा रागात्मक। वैज्ञानिकों तथा तार्किक दार्शनिकों द्वारा भाषा का तथ्यात्मक प्रयोग होता है तथा इनकी भाषा के द्वारा
हमें किसी तथ्य की सूचना मिलती है और उसका बोध होता है, लेकिन कविता की भाषा में रागात्मक तत्वों की प्रमुखता होती है। हमारी चित्तवृत्तियों एवं भावों को प्रभावित व उजागर करती है, जिसमें मन में आनंद, शोक, हर्ष इत्यादि का भाव आता है। कविता में रिचर्ड्स लय को अनिवार्य मानते हैं, पर उनके अनुसार लय के लिए ध्वनि, गंभीर भावनाएं तथा शब्दों के अर्थ को स्वीकार किया गया है। संगीत अथवा कविता में ध्वनि को उसी प्रकार नियोजित किया जाता है जो हम पहले से बोध बनाए रखते हैं। इसी कारण यह हमें स्पर्श करती हुई चलती है। इस प्रकार नई समीक्षा के रूप में रिचर्ड्स ने रोमांटिसिज्म के विरोध में जो कविता के लिए नए प्रतिमान बनाए, उनमें कविता में जीवनानुभव व भाषा को रागात्मकता से जोड़ा गया। उनका अगला सिद्धांत है संप्रेषण का सिद्धांत। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण तब घटित होता है जब एक मन अपने परिवेश के प्रति इस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि दूसरा मन उससे प्रभावित हो जाता है और उस दूसरे मन में ऐसी अनुभूति उत्पन्न होती है जो प्रथम मन की अनुभूति के समान और अंशतः उसके कारण होती है। इसके लिए आवश्यक है कि वक्ता के पास एक विशिष्ट प्रकार की संप्रेषण योग्यता हो और श्रोता के पास वैसी ही विशिष्ट ग्राहिका शक्ति यानी ग्रहण करने की क्षमता। कलाकार को एक सफल संप्रेषक के रूप में निम्नलिखित गुण चाहिए। पहला, प्रथम तो कलाकार की अनुभूति अधिक विस्तृत और मूल्यवान होनी चाहिए। दूसरा, वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कलाकार में जागरूक निरीक्षण शक्ति भी होना जरूरी है। तीसरा, इन सभी के अतिरिक्त प्रेषणीयता के लिए कलाकार के अनुभवों को अन्य व्यक्तियों के अनुभवों के मेल में भी रहना चाहिए। चौथा, सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि कलाकार और पाठक के आवेग और विभाव समान हों। जहाँ कहीं थोड़ा अंतर हो, कलाकार वहाँ कल्पना की सहायता से उन्हें संप्रेषणीय बनाए। पांचवां, कलाकार में प्रभावी अभिव्यंजना क्षमता होना भी आवश्यक है। इस प्रकार रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत में हम यह देख पाते हैं कि आवेगों में संतुलन स्थापित करके परिवर्तन की आकांक्षा मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत है और संप्रेषण सिद्धांत में भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति के मन की परिस्थितियों और परिवेश से दूसरे व्यक्ति के मन और परिवेश को प्रभावित करने की जो प्रबल क्षमता है वह संप्रेषण के कारण संभव हो पाती है। तो यह सिद्धांत आसानी से आप यहाँ समझ सकते हैं। आगे हम अन्य पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।